माँ, अच्छा, अब चुप रहो बेटा। देख लेना, तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी की ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया। वहां रसोईया महाराज है और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूं ज्यों ज्यों हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में आप ही आप इस्कता होती आएगी। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालात उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उनसे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफे गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे। बेटा, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। बेटा, इसीलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए। नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालात देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुमने समझने भी दो बेटा जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले, उसे अपना घर कौन समझे। घर तो वह है जहां स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी मां नहीं समझ सकती। मां तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ मां का सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे। मां, अच्छा, अब चुप रहो, जी न जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह न देखे। बेटा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ,
तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो। बेटा, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती, तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ, ईश्वर न करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, नौज ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है। बेटा, तो क्या मैं यह जान तो क्या मैं यह मान लूं कि तुमने उसके लड़के से जितना प्रेम है, उतना उसे नहीं? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो वह निर्मोही ही है, तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सवाल पूछे, प्रसन्न मुख से दे दो। न पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं, और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं, और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह न करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे, तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़े। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे न बोलूंगा, वह भी तुमसे न बोलेगी। ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर यह दिन लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। बेटा, संभव है इसकी भी चची हो? सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है, और माँ बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम गोला आ गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली रमणी, जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल तमतमाए हुए हैं, पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है, और आंखों में व्यंग्य मिला परिहास। माँ, अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू, अच्छा, आप जवान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे, वह पति बनने की योग्य नहीं। वह पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों न होती, तो मैं उसकी जबान पकड़ देती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं, और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने मेहने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे।
तुमने अमुक महोदय को सलाम नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा नहीं करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ या उनकी धोती धोवो या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ यहां यह बर्ताव क्यों। मैं यहां लौंडी बनकर नहीं आई हूं, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूं। मगर जीवन संगिनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूं तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूं तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो मां की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूंसना चाहे तो मैं ओठ बंद कर लूंगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहां तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहां लाई गई है। और मेरा रक्त खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। मां, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें। वह यहां लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने कौन कहे। मैं खुद मरा करूं और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ। थर थर कांपते रहते हो। बेटा, अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुने। क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती। आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं, तुम्हें प्यार करते थे या नहीं। फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूं तो कौन सी नई बात करता हूं। और इससे तुम्हारे बुरा मानने की कौन बात है। मां, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती। वह आंसू पोंछती आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है।